नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति के साथ जैसा चाहे वह संव्यवहार कर सकता है। वह संपत्ति का विक्रय कर सकता है, बंधक कर सकता है, वसीयत कर सकता है, दान कर सकता है, अर्थात जिस तरह से चाहे वह अपनी संपत्ति के साथ संव्यवहार कर सकता है। इस हेतु वह अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं कर सकता है या किन्हीं शक्तियों का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी कर सकता है। इन्हीं शक्तियों के प्रत्यायोजन या अंतरण किसी अन्य को करने का एक तरीका पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे उर्दू में मुख्तारनामा तथा हिंदी में प्राधिकरणाधिकार कहा जाता है, होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को संपत्ति का विक्रय करने, स्वयं की जगह अदालत में प्रस्तुत होने, खरीदारों आदि से बातचीत करने जैसे विशेष कार्य को करने का अधिकार देता है, तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे मुख्तारनामा या प्राधिकरणाधिकार कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में उसकी ओर से उसकी संपत्ति, चिकित्सा या वित्त प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की अनुमति या सुविधा देता है। यह एक प्रकार से किन्हीं शक्तियों या अधिकारों का प्रत्यायोजन है। यानी विधिक रूप से कहें तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर या अपनी ओर से कार्य करने को किसी विलेख के द्वारा अधिकृत करता है, तो उस विलेख को पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा कहा जाता है। और जिस कार्य हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी, वही कार्य वह व्यक्ति कर सकेगा। उससे हटकर कोई अन्य कार्य वह व्यक्ति नहीं कर सकेगा। द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 मुख्तारनामा से संबंधित विधि का नियंत्रण करता है। जो व्यक्ति पावर देता है, यानी जो व्यक्ति इस तरह की शक्ति देता है, उसे अधिकारदाता, तथा जिस व्यक्ति को इस तरह की शक्ति दी जाती है, उसे अधिकार ग्रहीता कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में अब आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, भारत में जो आपकी संपत्ति है और जिसके संबंध में आपने संबंधित व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, वह उस संपत्ति के साथ संव्यवहार कर सकेगा। अर्थात जिस तरह का अधिकार आपने उस दिया है, उस तरह के अधिकार का प्रयोग वह आपकी संपत्ति के साथ कर सकेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पहले को अस्थाई या परमानेंट कहते हैं। इसे अखंडनी तथा उर्दू में इसे मुस्तकिल भी कहा जाता है। इस मुख्तारनामा की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे इसके रहते हुए दूसरा मुख्तारनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? यह एक ऐसा पंजीकृत विलेख है जो न्यायालय के आदेश से ही विखंडित किया जा सकता है। इसके वजूद में रहते हुए दूसरा मुख्तारनामा अवैध और शून्य होगा। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यह अनिश्चित समय के लिए होता है। जो दूसरे प्रकार का मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, उसे अस्थाई, गैर अस्थाई या खंडनी मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। देखिए, जो अस्थाई पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, इसे लिमिटेड या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है या निरस्त कराया जा सकता है।
पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला हर समय पूर्ण रूप से सक्षम है कि वह जब चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दिए गए अधिकार को वापस ले सकता है, संशोधित कर सकता है या उसकी समय सीमा को निर्धारित कर सकता है। देखिए, यह निश्चित अवधि तक के लिए या किसी कार्य के पूर्ण होने तक के लिए हो सकता है। जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है, यह स्वतः रद्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का भी पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जिसे स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से जाना जाता है। देखिए, किसी विशिष्ट घटना, तिथि या स्थिति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तब जबकि अनुदाता यानी जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वह अक्षम हो। जैसे यदि कोई सैनिक विकलांग है या विदेशों में तैनात है तो वह वित्तीय मामलों को संभालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। एक अन्य प्रकार का पावर ऑफ अटॉर्नी मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी भी होता है। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के लिए मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी की नियुक्ति की जाती है, परंतु ध्यान रहे यह जो मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे दी जाती है वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने हेतु अधिकृत नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन कर सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। किसे कर सकता है? देखिए, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा स्वच्छित हो, साथ ही व्यक्ति की मूल्य प्रणाली तथा चरित्र पर भी विचार किया जाना आवश्यक होता है। देखिए, एक व्यक्ति कई लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकता है। इसका जो निष्पादन होता है वह उप रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है, जिसमें कुछ स्टाम्प शुल्क तथा कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना पड़ता है, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विदेश में रह रहा है या एनआरआई है तो पावर ऑफ अटॉर्नी को उस देश के जिसमें वह रह रहा है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना यानी अटेस्टेड किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन की तारीख से 3 माह के भीतर उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर दिया जाना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग केवल अचल संपत्ति के लेन देन हेतु किया जाता है। देखिए, वैसे इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता हेतु इसका रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत इसे रजिस्टर्ड करने का प्रावधान है। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं हो तो इसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु किसी वजह से अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो कम से कम इसको नोटराइज कराना अति आवश्यक होता है। देखिए, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी अस्थायी है या उसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता तो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इसे अवश्य रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त भी कराया जा सकता है? यस, ऑब्वियसली पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त भी कराया जा सकता है, परंतु यह किस नेचर का पावर ऑफ अटॉर्नी है इसका निरस्तीकरण इस पे डिपेंड करता है। देखिए, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी अस्थायी या खंडनीय है, ध्यान दीजिएगा, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी अस्थायी या खंडनीय है तो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला जब चाहे इसे निरस्त करवा सकता है या इसे संशोधित करवा सकता है तथा इसकी समय सीमा को निर्धारित भी कर सकता है। परंतु यदि पावर ऑफ अटॉर्नी परमानेंट या अस्थायी या अखंडनीय है तो इसे न्यायालय के पूर्व आदेश से ही निरस्त कराया जा सकता है, अन्यथा इसे निरस्त नहीं कराया जा सकता है। साथियों, अब भारत के कई राज्यों में पावर ऑफ अटॉर्नी के नियमों में खासकर शुल्क के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है।
जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली में शुल्क के मामले में नई प्रणाली लागू हो गई है। अभी हाल ही में 10 अक्टूबर 2023 को यूपी कैबिनेट ने भी इस विषय पर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में 50 या 100 रुपये की स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अब उत्तर प्रदेश में 50 या 100 रुपये की स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होगा, जो अभी तक होता चला आ रहा था, परंतु अब यह संभव नहीं है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी हेतु बाकायदा उसकी रजिस्ट्री करवानी होगी तथा निर्धारित स्टाम्प शुल्क वही देना होगा जो किसी ज़मीन के या प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के संबंध में सर्किल रेट के हिसाब से अदा की जाती है या स्टाम्प शुल्क अदा की जाती है। अर्थात अब उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 4 से 7% तक स्टाम्प शुल्क चुकाना होगा। देखिए, यह 4 से 7% स्टाम्प शुल्क चुकाने की व्यवस्था करने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि इसमें स्टाम्प चोरी का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले बहुत देखने को मिले हैं और सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, नियमानुसार 5 से कम लोगों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर केवल 50 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, परंतु अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं होगा। अब 5 से कम लोगों को भी पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए 4 से 7% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। पूर्व में क्या था कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी परिवार के सदस्यों के बीच या ब्लड रिलेशन के बीच होता था तो 50 रुपये में हो जाता था, परंतु अब ऐसे मामलों में भी कम से कम 5,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना होगा, तभी पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। प्रश्न उठता है कि परिवार में कौन कौन आएगा, इसे भी उत्तर प्रदेश में अब तय कर दिया गया है। अर्थात परिवार में निम्न लोगों को शामिल कर दिया गया है, जैसे पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री आदि परिवार के सदस्य में शामिल हो गए हैं। और अगर इनके बीच में आपस में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होता है तो वह 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क पे हो जाएगा। इससे अधिक स्टाम्प शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे जब भी मैं इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, एक और गुजारिश है कि अगर संभव हो तो आप ज्वाइन बटन के साथ मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार।